गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, सुबह से ही सुरेश जी बहुत परेशान थे और उनकी पत्नी नीलम पति की परेशानी जानने की कोशिश करती रही, लेकिन सुरेश जी पत्नी की बात को टालते रहे। वैसे भी उनकी पत्नी घर की हालत से अनजान नहीं थी। साथ संगत जी, सुरेश जी के दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन इस साल उन्होंने बच्चों को सरकारी स्कूल में डलवा दिया। दूध का बिल भी आधा कर दिया। किराने के सामान से लेकर कपड़े आदि हर एक चीज़ में कटौती कर दी, लेकिन फिर भी परेशानियां उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। सुरेश जी का व्यापार घाटे में चल रहा था। उन्होंने बैंक से जो लोन लिया था उसकी हर महीने 50,000 रुपये की किस्त जाती थी और अब तो सुरेश जी बैंक की किस्त भी नहीं दे पा रहे थे। पिछली किस्त भरने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के सोने के कंगन भी गिरवी रख दिए थे। सुरेश जी की पत्नी नीलम भी अपनी तरफ से गृहस्थी संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पति का लगातार घाटे में जा रहा व्यापार कुछ और ही कहानी कह रहा था। सुरेश जी ने नीलम से कहा, मैं सोच रहा हूँ कि हम अपना व्यापार बंद कर दें और मैं कहीं पर नौकरी कर लेता हूँ, लेकिन नौकरी से बैंक की किस्त भी नहीं भरी जाएगी। फिर मैं घर के खर्चे कहाँ से पूरे करूँगा और बैंक की किस्त भरने के लिए कब तक मैं तुम्हारे गहने गिरवी रखता रहूँगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमारा कर्ज बढ़ता जा रहा है और बाज़ार में इतनी मंदी है कि मेरा व्यापार चल ही नहीं रहा। मैंने बाज़ार से काफ़ी पैसा उठाया है, लेनदार मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इस बात पर नीलम जी ने कहा कि आप अपने छोटे भाई नरेश से बात क्यों नहीं करते। सुरेश जी ने कहा, मैंने पिछले महीने बैंक की किस्त के समय तुम्हारे कंगन गिरवी रखने से पहले नरेश से सहायता मांगी थी, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया। मुझे कहने लगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, नौकरी से ही घर का खर्च चल पाता है। ये सुनकर नीलम जी हैरान हो गई, क्योंकि कल ही उनके देवर नरेश ने एक नई मोटरसाइकिल खरीदी थी और उनकी देवरानी शिखा उन्हें मिठाई खिला कर गई थी और कह रही थी कि अगले सप्ताह वो लोग एक बड़ी गाड़ी लेने वाले हैं, क्योंकि उनकी छोटी गाड़ी उनकी हैसियत के अनुसार ठीक नहीं लगती। साथ संगत जी, सुरेश जी का छोटा भाई नरेश सरकारी नौकरी करता था। नीलम जी ने अपने पति सुरेश जी से कहा, लेकिन कल ही तो शिखा अपने पति के नई मोटरसाइकिल लेने की खुशी में मुझे मिठाई खिलाकर गई थी। कह रही थी कि वो लोग बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, लेकिन भाई की मदद करने के लिए उन लोगों के पास पैसा नहीं। एक भाई पकवान खा रहा है और एक के घर में खाने को रोटी भी नहीं। क्या देवर जी भूल गए वो दिन? आखिर उनकी इतनी बड़ी नौकरी आपकी वजह से ही तो है। 10 साल पहले जब आपने अपनी नौकरी छोड़ी थी तब मेरा दिल भी बहुत दुखा था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकी थी। उस समय मेरे देवर नरेश पढ़ाई कर रहा था। बड़ा होने के नाते आपने सभी जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन ससुर जी बीमार हो गए और आप अपनी नौकरी छोड़कर ससुर जी की सेवा में लग गए। अस्पताल में उनके पास रहते, लेकिन नरेश की पढ़ाई पर आपने कोई आँच नहीं आने दी। ये बात अलग है कि दिन रात की सेवा के बाद भी पिताजी हमें छोड़कर चले गए, लेकिन आपकी नौकरी भी छूट गई, वरना आप भी आज बहुत ऊंचे पद पर होते। फिर आपने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और नरेश की सरकारी नौकरी लग गई। अगर आप उस समय अपनी नौकरी का बहाना बनाकर यहाँ ना लौटते और अपनी नौकरी छोड़कर ससुर जी की सेवा ना करते, तो वो सब नरेश को करना पड़ता। तो क्या आज उसे नौकरी मिल गई होती? उस समय तो नरेश कहा करता था कि मेरे भाई का मुझ पर बड़ा एहसान है, मैं भाई को कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। लेकिन आज वो ही भाई 2 पैसे की मदद भी नहीं कर सकता।
ये सुनकर सुरेश जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नीलम से कहा, कोई बात नहीं, वक्त सबका बदलता है। वो मुझसे छोटा है, अब क्या मैं उसे ये याद दिलाऊं कि मैंने परिवार के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी। दुख तो मुझे इस बात का हो रहा है कि मैं मेरे बच्चों की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। एक भाई के बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं और दूसरे के सरकारी स्कूल में। मैं अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहता था, इसीलिए मैंने व्यापार में दिन रात मेहनत की, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे बार बार धोखा दिया है। ये कहते हुए सुरेश जी रोने लगे। कहने लगे, ये सब अपनी अपनी किस्मत का खेल है। किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं तो कोई दिन रात मेहनत करता है। तुम कहती हो तो एक बार और से फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। सुरेश जी ने छोटे भाई नरेश को फ़ोन किया और कहा कि भाई, कैसा है तू? मोटरसाइकिल खरीदने की तुझे बहुत बहुत बधाई। मैंने सुना है तू अगले सप्ताह बड़ी गाड़ी भी खरीद रहा है। मैं अपने व्यापार के बारे में तुझसे बात करना चाहता हूँ। मेरा व्यापार घाटे में चल रहा है। अगर तू मेरी थोड़ी सी मदद कर देता तो मेरा काम चल जाता। मैं तुझे जल्दी ही तेरे पैसे भी लौटा दूंगा। अब सुरेश जी के छोटे भाई नरेश ने जब ये बातें सुनी तो उसे बहुत आत्मग्लानि हुई कि पिछले महीने भी उसने बड़े भाई को पैसे देने से मना कर दिया था और आज वो ये सारी चीज़ें खरीद रहा है और मेरे भाई को इन सब बातों के बारे में पता है। लेकिन नरेश भी अपनी पत्नी शिखा की सहमति के बिना एक भी पैसा इधर उधर नहीं कर सकता था। उसने बड़े भाई से कहा, ठीक है, मैं शाम को आपसे बात करता हूँ, कुछ पैसे होंगे तो आपको दे दूँगा। वैसे मेरा हाथ भी बहुत तंग चल रहा है। गाड़ी लेने की ज़िद तो बच्चे कर रहे हैं, वरना मेरी इतनी हैसियत कहाँ। अब शाम को नरेश ने जब अपनी पत्नी शिखा से बात की तो शिखा कहने लगी, देखिए, आपके बड़े भाई का व्यापार घाटे में चल रहा है और वो तो बंद होने की कगार पर है। ऐसा ना हो कि आप पैसे दें और वो पैसे लौटा ही ना पाए। इसीलिए शिखा ने पैसे देने से मना कर दिया। नरेश ने बड़े भाई से कहा, भैया, हमारे पास 3 लाख रुपए रखे थे, लेकिन वो रुपए शिखा ने अपने पिता को दे दिए क्योंकि अगले महीने शिखा के भाई की शादी है। माफ़ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता और वैसे भी घर में शादी है तो हमारा भी बहुत खर्चा हो जाएगा। मेरा हाथ भी बहुत तंग है भैया। अब ये सुनकर सुरेश जी और उनकी पत्नी नीलम बहुत परेशान थे। उन्होंने कई रिश्तेदारों को फ़ोन किया, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था, या तो वो घर बेचकर बेघर हो जाएं या अपने व्यापार को हाथ से जाने दें। सुरेश जी बहुत परेशान थे। तभी उनका एक दोस्त दीपक उनके पास आया। सुरेश जी ने अपनी परेशानी अपने दोस्त को कही। साथ ही साथ सुरेश जी को अफसोस था कि जिस छोटे भाई के लिए उन्होंने अपने परिवार तक को नज़रअंदाज कर दिया, उसी भाई ने आज उनके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। दीपक सुरेश जी के बचपन का दोस्त था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। ये सुनकर दीपक बोला, अरे दोस्त, मेरे होते हुए तू परेशान मत हो, तो फिर हमारी दोस्ती किस काम की। मेरे पास अभी 5 लाख रुपए हैं, तू अपना काम चला। जब तेरे पास रुपए आ जाएंगे तो मुझे लौटा देना। सुरेश जी सोचने लगे कि एक वो भाई है जिसने पैसे होते हुए भी देने से मना कर दिया। अपने भाई के बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। ज़रूरत के समय दीपक आज सुरेश जी के लिए भगवान बनकर आया था। सुरेश जी ने दीपक से पैसे लेकर बैंक की किस्त भरी, ज़रूरी कर्जा लौटाया। कुछ समय बाद उनका व्यापार दोबारा पटरी पर लौट आया। 3 साल बाद सुरेश अपने दोस्त दीपक के पास पैसे लेकर पहुँचे तो दीपक ने कहा, अरे दोस्त, इतनी भी क्या जल्दी थी? पहले बच्चों की और घर की हालत ठीक कर लेता। मेरे पैसे कहीं जा नहीं रहे थे। सुरेश जी ने कहा, दोस्त, तूने ज़रूरत के समय मुझे इतना बड़ा सहारा दिया, ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपकार है। भगवान ने हमारी दोस्ती की लाज रख ली और अब मेरा व्यापार ऊंचाइयों को छू रहा है। धीरे धीरे बाकी के काम भी हो जाएंगे, लेकिन पिछले 3 सालों ने मुझे अपने और पराये का एहसास करा दिया। आज के समय में भाई भी अपना नहीं है, सब कुछ पैसा है। यदि आपके पास पैसा है
तो लोग आपसे हंसकर बात करते हैं, वरना लोग पीठ फेर कर निकल जाते हैं। इन बीते सालों में मुझे एक सीख और मिली कि मेहनत से हर एक जंग जीती जा सकती है। बुरा समय ही अपने और पराये का एहसास कराता है। समय बीतता रहा, दोनों भाइयों के बच्चे भी बड़े हो रहे थे। अब छोटे भाई नरेश की बेटी सारे बच्चों में बड़ी थी। उसकी पढ़ाई पूरी होते ही नरेश ने अपने ओहदे के अनुसार एक खानदानी और अफसर लड़का देखकर बेटी का रिश्ता तय कर दिया। अब सुरेश जी की भी आर्थिक हालत बहुत अच्छी थी। छोटे भाई नरेश ने भी सुरेश जी को हर एक शुभ काम में आगे रखा। लड़के का टीका अपने बड़े भाई के हाथ से ही करवाया। समय के साथ साथ आर्थिक स्थिति और रिश्ते भी मजबूत होते जा रहे थे। नरेश की बेटी की शादी की सभी तैयारियां हो गई थी। अगले दिन शादी थी। शादी से एक दिन पहले सुनार की दुकान से सभी गहने जो बेटी के ससुराल वालों को देने थे और बेटी के लिए बनवाए गए थे, उन्हें घर पर लाया गया। बड़ी बुजुर्ग औरतों ने गहनों को देखा तो दांतों तले उंगली दबा ली। नरेश जी ने अपने दामाद के लिए सोने का कड़ा, मोटी सोने की चेन और अंगूठी बनवाई थी। बेटी के लिए भी नौलखा हार, अंगूठी और बहुत सारे गहने थे। दहेज में देने के लिए समधन जी के लिए भी एक बहुत बड़ा सोने का सेट था। बेटी के जेठ और जेठानी के लिए भी बहुत सारे गहने थे। गहने देखने के बाद नरेश की पत्नी शिखा ने उन्हें संभाल कर अलमारी में रख दिया और ताला भी याद से लगा दिया। परंतु शादी का घर मेहमानों से भरा था। महिला संगीत में आस पड़ोस की महिलाएं भी गीत गाकर नाच रही थी। कहीं पर नौजवान बच्चे मंडली बनाकर बैठे थे और सभी लोग नाच गाने का आनंद ले रहे थे। घर की रसोई में पकवानों की खुशबू फैल रही थी। इस खुशनुमा माहौल में ना जाने किसी ने गहनों को चोरी कर लिया। अगले दिन सुबह नरेश ने पत्नी शिखा से गहने लाने को कहा तो शिखा ने अलमारी खोलकर देखी तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। शिखा तो बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि महिलाओं ने उन्हें संभाल लिया। सभी की तलाशी ली गई, लेकिन गहनों का पता नहीं चला। नरेश माथा पकड़कर बैठ गया क्योंकि वो शादी पर बहुत खर्च कर चुका था। अब उसके हाथ में कुछ ही रुपए बचे थे और इन रुपयों से गहने बनवाना मुश्किल था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। नरेश ने जब ये बात अपने बड़े भाई सुरेश को बताई तो वो तुरंत ही घर से 10 लाख रुपए ले आए और छोटे भाई को देते हुए कहा कि अरे, बेटी की शादी में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। चोरी किसने की इसका पता तो हम लगा ही लेंगे, पहले शादी निपटाते हैं। ये 10 लाख रुपए मेरे पास कल ही आए थे। चलो सुनार के पास चलते हैं, उसके पास जो भी गहने तैयार होंगे वो ले आएंगे। आखिर बेटी के ससुराल में इज्जत भी तो बचानी है और फिर तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत दोनों अलग अलग नहीं है। नरेश ने बड़े भाई सुरेश से वो पैसे लेकर शिखा की तरफ नजरें उठाकर देखा तो शिखा की आंखों में भी पछतावा झलक रहा था। शिखा ने सोचा, एक समय वो था जब मेरे जेठ का बुरा समय चल रहा था, तब मांगने पर भी हमने उनकी मदद नहीं की और अब मेरे जेठ बिना मांगे ही हमें पैसे दे रहे हैं। शिखा ने अपनी जेठानी नीलम से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, दीदी हमें माफ़ कर दीजिए, हम ये भूल गए थे कि समय तो सबका बदलता है। अपनों की ज़रूरत एक ना एक दिन सभी को होती है। हालात और भगवान ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि घमंडी इंसान को झुकना ही पड़ता है। नीलम ने शिखा को गले से लगाते हुए कहा, माफ़ी मत मांगो, गलतियां तो हो जाया करती हैं। हम बड़ों का फ़र्ज़ है कि हम छोटों की गलतियों को माफ़ करें। साथ संगत जी, आपको आज की साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।